हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लास 11th के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आपकी एनसीईआरटी के अंदर कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम वो भी कंप्लीट करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी क्लास 11th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 लगभग फिनिश हो ही चुका है। उसके अंदर आपके एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 दी हुई थी। जो 2.1 एक्सरसाइज थी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से रिलेटेड थी। एक्सरसाइज 2.2 थी वो रिलेशन से रिलेटेड थी। और एक्सरसाइज 2.3 जो थी वो फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन से क्या थी, रिलेटेड थी। हमने सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चन आपके साथ में कंप्लीट किए हैं। अब कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं जो तीनों से ही रिलेटेड हैं, हम उनको करने की कोशिश करेंगे। ठीक हम हमारी क्लासेस के अंदर जैसे आपको स्कूल के अंदर करवाया जाता है ठीक वैसे ही करवाते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से करवाते हैं। ये हमारी 38 नंबर क्लासेस रहेगी। इससे पहले हम 37 क्लासेस कवर कर चुके हैं। तो जो बच्चा हमारे साथ पहली क्लास से जुड़ा हुआ है उसको हम पे विश्वास भी हो गया है और उनको हमारे कॉन्सेप्ट भी क्या आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। तो यदि कोई स्टूडेंट आज क्लास में पहली बार आया है तो इससे पहले की वीडियोस देखते हुए आज की क्लास में आए, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। जैसा कि हमने कहा था कि हम आपके एग्ज़ाम के दिन तक आपके साथ बने रहेंगे, बिल्कुल हम आपके एग्ज़ाम के दिन तक आपके साथ बने रहेंगे। इसके साथ यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। ठीक है भाई, शुरू करते हैं ना। देखो तो जैसे कि आप देख रहे हो कि चैप्टर 2 है। चैप्टर फर्स्ट जो था वो सेट था, वो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी आपको करवाई जा रही है। आपको 37 क्लासों के अंदर ये बात पता भी चल गई होगी ना। तो देखो ये आपका चैप्टर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन। अब हम देखने वाले हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल, और ये मिसलेनियस एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। जैसा आपके एनसीईआरटी के अंदर है ठीक वैसे ही पीपीटी बनाई जाती है, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही पीपीटी बनाई गई है। अगर किसी के पास एनसीईआरटी की बुक अभी पास में है तो ओपन करके देख लो, चैप्टर 2 के अंदर ही आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो देखते हैं भाई इस एग्जाम्पल को, है ना। सॉल्यूशन। ये एग्जाम्पल कहना चाहता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है रियल नंबर से रियल नंबर पे। एक फंक्शन बनाना है कहां से, रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पे। फंक्शन बनाने के लिए हमें दो सेट की रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट सेट जो रहता है वो डोमेन कहलाता है, सेकंड सेट जो रहता है वो कोडोमेन कहलाता है। बुक वाला कहना चाहता है कि रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे बनाओ। जैसे कि मैं बता देता हूं, देख लो। बुक वाला कहना चाहता है कि कहां से कहां पे बनाओ, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे, ठीक है। और आर का मतलब भी बुक वाले ने बताया कि आर का मतलब है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। बुक वाले ने ये तो बता दिया कि आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अगर बुक वाला नहीं भी बताता तो हमें पता था कि आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, कैपिटल एन का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स रहता है, डब्ल्यू का मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स रहता है, जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स रहता है, क्यू का मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स रहता है। ये सारी बातें मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट के अंदर बताई थी, ठीक है भाई। चलते हैं। अब बुक वाला बोलता है कि ये फंक्शन है, साथ ही बुक वाला बोलता है कि ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो बुक वाला बोलता है ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। कोई फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड होता है ये बात अपने को पता नहीं होती, ये बात बुक वाला खुद आपको बताता है। तो बुक वाला बोलता है कि ये फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है। अगर आप फंक्शन के अंदर एक्स रखते हो
तो एक्स फंक्शन के अंदर कहां से रखा जाता है, डोमेन में से। कहां से रखा जाता है, डोमेन में से। और वैल्यू जो आती है वो कहां से आती है, कोडोमेन में आती है। मतलब एक्स की वैल्यू कहां से उठा के रखेंगे, रियल नंबर में से। वैल्यूज या जो रिजल्ट आएंगे वो भी कहां पे आएंगे, रियल नंबर में से आएंगे, मतलब लेकिन कोडोमेन में आएंगे, ठीक है। अब बुक वाला कहना चाहता है, बुक वाला क्या कहना चाहते हैं, स्केच द ग्राफ। कुल मिला के हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। कुल मिला के हमें इस फंक्शन का क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ बना देते हैं। क्या मैं एफ एक्स को y लिख सकता हूं, क्या y मेरा एफ एक्स के इक्वल होता है, नहीं होता। मैंने कहा ये तो हम जानते हैं कि y जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के। तो क्या मैं एफ एक्स की जगह y लिख सकता हूं, क्या, बिल्कुल। तो x प्लस 10। तो आपको इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है बस। तो बोलता ग्राफ बनाना तो हम 8th 9th 10th में सीख ही चुके हैं। अगर आपको कोई इसका ग्राफ बनाने के लिए बोले तो क्या करते हो, ऐसे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के बाद एक जगह x लिखते हैं, एक जगह y लिखते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। अगर मैं x की जगह 0 रखूं, मान लो x की जगह अगर मैं 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो कितना आएगा, x की जगह 1 रखने पे y की वैल्यू 11। x की जगह अगर मैं 2 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 12। अगर मान लो x की जगह मैं रखूं -10, x की जगह कितना रखूं, -10 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -10 प्लस 10 0। तो x की जगह अगर मैं -10 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर मैं x की जगह -9 रखता हूं, x की जगह कितना रखता हूं, -9, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। कोई जरूरी नहीं है कि आप और भी बना सकते हो, जो मैंने वैल्यू ली वही, कोई जरूरी नहीं है आप x की वैल्यू लो। आप x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, रियल नंबर होना चाहिए। लेकिन x की जो वैल्यू ली जाती है, x की वैल्यू जो ली वो डोमेन में से ली जाती है। और डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट। डोमेन हमारा क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो इसका मतलब आप x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है जो मैंने लिया आप वही ले। समझ में आती है। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन। बोलते ग्राफ ड्रॉ करो, मैंने कहा ग्राफ ड्रॉ करना तो आता ही है। बोलते x की जगह जब 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है, 10। मैंने कहा x मेरा 0 यहां पे होगा और y की वैल्यू 10 मैं कहीं ना कहीं यहां पे मान लेता हूं। 1 2 3 4 ये मेरा y की पॉइंट है। तो 0,10 पॉइंट कौन सा आएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। तो ये पॉइंट मेरा आएगा 0,10। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 11। मैं मान लेता हूं यहां पे मेरा x 1 है, क्योंकि हम रफ डायग्राम ही तो बना रहे हैं, पक्का डायग्राम तो बना नहीं रहे हैं, स्केच जो बना रहे हैं। तो हम अपनी मर्जी से थोड़ी डिस्टेंस पे ले सकते हैं। y की वैल्यू मैं मान लेता हूं यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, ये 10 और ये 11। तो 1 और 11 तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट मेरा कौन सा आएगा, 1 और 11। 1 और 11। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं, x की वैल्यू 2 लेता हूं तो y की वैल्यू कहीं ना कहीं 12 यहाँ पे आएगी। तो ये पॉइंट जो मेरा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 और 12। 2 और 12। अगर x की वैल्यू मैं -10 लेता हूं तो -10 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, कहीं ना कहीं -10 यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू -10 लूंगा तो, लेकिन y कितना है, 0। तो y 0 कहां पे रहेगा, y नीचे की तरफ 0 यहीं पे रहेगा, y 0 यहीं पे रहेगा। अगर मैं x की वैल्यू कितनी लेता हूं, -9, तो -9 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -9, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो 1 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो पॉइंट कौन सा आएगा, ये पॉइंट आएगा। इन पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो मेरा कर्व बन जाएगा। तो ये पॉइंट रफ डायग्राम से इस प्रकार से कुछ मिलेंगे ना, थोड़ा सा ही बनाना है इनको ना।
ये पॉइंट मेरा है कौन सा, 0,10, ये 1,11, ठीक है ना, ये देखो, और ये मेरे पॉइंट थे ना। तो क्या आपका कर्व ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? मैंने कहा बिल्कुल बनेगा। तो ये जो मेरा कर्व बन रहा है ये किसका बन रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है नहीं है? क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा क्या बन गया, कर्व बन गया। बुक वाला स्केच पूछना चाहता था, हमने क्या बना दिया, स्केच द ग्राफ कर दिया। अब इधर देखो आंसर और देख लेते हैं। बुक वाला कहना चाहता है कि आपको देख लो, पहली बात तो इसका जो कर्व बन रहा है वो ऐसा ही बन रहा है क्या, ऐसा ही बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है नहीं बन रही, ऐसी ही हमारी बन रही है। समझ पा रहे हो? यहां तक बिल्कुल समझ में आता है। बुक वाले ने जैसे बनाई है वैसे ही हमारा बन रहा है। बुक वाले ने पॉइंट ले लेके दिखाए हैं, बुक वाले ने बस, बुक वाला बोलता है 0 रखोगे तो कितनी वैल्यू आती है 10, 1 रखने पे कितनी आती है 11, 2 रखने पे कितनी आती है 13। ऐसे अगर आप 10 रखोगे मान लो यहाँ पे तो कितनी आएगी 10 + 10 20। मैंने कहा कोई जरूरी नहीं है आपने जितनी हमने रखी है उतनी रखो, आप मर्जी से कुछ भी लिखो। -10 रखोगे तो कितनी आएगी 0, -2 रखो, -1 रखोगे तो कितनी आएगी 9, -2 रखोगे तो कितनी आएगी 8। इस प्रकार से वैल्यू आती जाएंगी और वैल्यू को देख देख के हमने क्या बना दिया, ग्राफ। समझ पा रहे हो? ग्राफ बनाना तो हम 8th 9th 10th में सीख ही चुके हैं और मैंने फिर भी आपको बनाना बता दिया। अब इसके अंदर बुक वाला कहना चाहता है कि ये जो इस प्रकार की इक्वेशन होती है ना, इस प्रकार की, कैसी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 टाइप की, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पे अगर मैं मान लूं कि मेरी m की वैल्यू तो है कितनी 1 और c की वैल्यू कितनी है 10, अगर मैं m की जगह 1 रखूं और c की जगह 10 रखूं तो क्या ये आंसर आएगा नहीं आएगा, यही आएगा। अगर मैं m की जगह 1 और c की जगह 10 रखता हूं तो क्या ये आंसर आएगा नहीं आएगा? मैंने कहा बिल्कुल यही आएगा। तो बिल्कुल यही आएगा। तो कोई अगर इस प्रकार की इक्वेशन हो, कोई अगर इस प्रकार की इक्वेशन हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ऐसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ऐसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। तो कोई आपसे पूछ ले कि लीनियर इक्वेशन की टर्म जो क्या होगी ना, वो फंक्शन क्या बनेगा, तो कैसा बनेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। कोई पूछ ले कि m और c क्या चीज है वहां पे, तो m भी एक कांस्टेंट है और c भी एक क्या है, कांस्टेंट है। m की तो ये क्या हमारी लीनियर इक्वेशन है नहीं है? मैंने कहा ये हमारी लीनियर इक्वेशन ही है। तो कुल मिला के बुक वाले ने किसका ग्राफ पूछा था, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पूछा था। और लीनियर इक्वेशन के अंदर इसके अंदर m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है 10। तो इसके अंदर ये थ्योरी के अंदर ये बोलना चाहता है, अगर कोई एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की क्या हो, इक्वेशन हो, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन, या क्या कहा जाता है, लीनियर फंक्शन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर फंक्शन। समझ गए क्या कहानी? तो कुल मिला के बुक वाले ने एक लीनियर फंक्शन दिया था और हमसे उसका ग्राफ ड्रॉ करवाना चाहता था, तो हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। और आगे से हम एक बात याद भी रखेंगे कि लीनियर फंक्शन किस टाइप का होता है या लीनियर इक्वेशन किस टाइप की दिखाई देती है। कोई आपसे पूछ ले कि आंख बंद करके लीनियर फंक्शन कैसा होता है, तो मैं फट से बोल दूंगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का, या फिर मैं फट से बोल दूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। चाहे y लिख दो चाहे एफ एक्स लिख दो, एक ही बात है। कोई पूछ ले लीनियर इक्वेशन कैसे दिखती है, तो चाहे ये बोल देना चाहे ये बोल देना। कहानी समझ में आती है? मैंने कहा बिल्कुल समझ में आती है। इसके अंदर सॉल्यूशन आपके दिए हुए हैं, बुक में भी दिए हुए हैं, मैंने फिर भी आपको सॉल्व करके बता दिया। बुक से एक बार आप रीड भी कर लेना, ग्राफ कैसे बना मैंने वो भी बता दिया। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले भाई, आगे की तरफ चलते हैं। मैं पानी पी लेता हूँ एक बार, आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना। चलो देखो देखो सॉल्यूशन, ये आपका अगला एग्जांपल।
बुक वाला चाहता है कि आप एक रिलेशन बनाओ, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। बुक वाला कहना चाहता है कि आपको एक रिलेशन बनाना है। मैंने कहा कहां से कहां पे बनाना है, क्यू से क्यू। हमको एक रिलेशन बनाना है क्यू से क्यू पे। किसके ऊपर बनाना है, क्यू से क्यू के ऊपर। बोलते क्यू क्या चीज है, बोलते क्यू के बारे में नहीं जानते। मैंने कहा जानते हैं, बुक वाले ने नहीं बताया तो क्या हुआ, क्यू है रैशनल नंबर का सेट। क्यू किसका सेट है, रैशनल नंबर का सेट। क्या क्यू के बारे में नहीं जानते क्या, मैंने कहा क्यों नहीं जानते, क्यू तो रैशनल नंबर का सेट होता है। बोलते रैशनल नंबर कौन से होते हैं, मैंने कहा वो सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। कौन सी फॉर्म में, P अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहां पे P और Q आपके इंटीजर होने चाहिए। P और Q आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। साथ में आपका Q कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। P और Q आपके इंटीजर होने चाहिए, साथ में आपका Q कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। तो जितने भी नंबर इस टाइप के होंगे वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। मैंने कहा समझ में आ गया इतनी बात। तो आगे क्या बोलना चाहता है, बुक वाला बोलना चाहता है ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है ये पता है कैसे डिफाइंड है, इस प्रकार से। मैंने कहा कैसे, तो बोलता रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है। मैंने कहा कैसे, बोलता ऐसे, ए और बी टाइप के एलिमेंट जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ए और बी टाइप के एलिमेंट जाएंगे। मैंने कहा ए और बी कौन से होंगे, तो बोलता ए और बी रैशनल नंबर होंगे। ए और बी क्या होंगे, रैशनल नंबर। मैंने कहा क्या सारे रैशनल नंबर होंगे क्या, बोलता रुको एक और कंडीशन है। मैंने क्या, कौन सी कंडीशन है, ए और बी का डिफरेंस आना चाहिए इंटीजर। जो ए और बी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो तो आर के अंदर चले जाएंगे, बाकी आर के अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कहा पर्सन तो समझ में आ गया, पर्सन नहीं, पहली बात तो इतना बड़ा दे दिया इसने। एक रिलेशन डिफाइंड करना था, कहां से कहां पे, क्यू से क्यू पे। रिलेशन डिफाइंड किस प्रकार से था, इस प्रकार से। बोलते ठीक है, पहली बात तो पर्सन समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आई, लेकिन फिर भी मोटा मोटा तो समझ में एक बार के लिए आ गया। मैंने कहा एक बार के लिए आ गया, कोई दिक्कत। बोलते पूछना क्या चाहता है, बोलते वो पूछना चाहता है, पहली बात तो ये, बोलते पहली बात क्या पूछना चाहता है, वो ऐसे पूछना चाहता है क्या ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट आर के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। क्या ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट रिलेशन के अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये पूछना चाहता है। यानी कि कुल मिला के बुक वाला ये पूछना चाहता है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के अंदर यही तो करते थे, रिलेशन के 3 टाइप नहीं पढ़े थे क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा रिलेशन हुआ करता था, जिसमें ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट किसके अंदर जाते थे, रिलेशन के अंदर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। बिल्कुल। मैंने कहा अभी चेक कर लेते हैं। बोलते कैसे चेक करोगे, मैंने कहा अभी चेक कर लेते हैं। मैंने मान लो 5 कोई रैशनल नंबर ले लिया, क्या 5 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, मैंने कहा मुझे नहीं पता चलता। बोलते कैसे पता नहीं चलता, 5 को 5/1 लिख सकते हैं कि 5/1, बोले लिख सकते हैं। तो क्या P अपॉन क्यू टाइप का हो गया क्या, मैंने हो गया। क्या P और Q मेरा इंटीजर है या नहीं है, क्या 5 और मेरा एक इंटीजर है नहीं है, मैंने कहा इंटीजर है। क्या नीचे वाली वैल्यू 0 है क्या, मैंने कहा 0 नहीं है। और 0 नहीं है तो मेरा 5 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्या मेरा 5,5 इस रिलेशन के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, क्या मेरा 5,5 इस रिलेशन के अंदर जाएगा नहीं जाएगा। मैंने कहा 5,5 रिलेशन के अंदर जाएगा एक कंडीशन के ऊपर, जब इसको सेटिस्फाई कर दे और इसको सेटिस्फाई कर दे। मैंने कहा अभी चेक कर लेते हैं। इसको सेटिस्फाई करने के लिए तो पहला एलिमेंट भी क्यू होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट भी क्यू होना चाहिए। तो 5 भी मेरा रैशनल नंबर और दूसरा 5 भी मेरा रैशनल नंबर। इतनी बात समझ में आती है। इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने कहा इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोलता है, दोनों का डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए। तो मैंने कहा 5 - 5 कितना आता है, 0। 5 - 5 कितना आता है, 0। क्या 0 मेरा इंटीजर होता है, नहीं होता। क्या 0 एक पूर्णांक या इंटीजर होता है, नहीं होता। मैंने कहा होता है, और होता है तो मतलब 5,5 मेरा किसके अंदर जाएगा, रियल नंबर के अंदर। एक बात समझ में आती है। तो ये तो मैंने आपको 5,5 लेके दिखा दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी रैशनल नंबर लेना, जैसे मान लो मैंने 11,11 ले लिया।
क्या पहली बात 11 एक रैशनल नंबर है नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है। तो क्या 11,11 आर के अंदर जाएगा नहीं जाएगा रिलेशन में? कहा, मैंने कहा चेक कर लेते हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए 11 डिफरेंस 11 इज इक्वल टू 0, 0 बिलोंग्स टू जेड, देन इट इज ट्रू। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी रैशनल नंबर लेता हूं और ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूं तो वो रिलेशन के अंदर जाएगा, और वो रिलेशन के अंदर जाएगा तो मतलब ये बात हमारी क्या है, सही है। और हमने प्रूफ को भी करके दिखा दिया एग्जांपल लेके। बुक वाला चाहता था एग्जाम्पल लेके प्रूफ करके दिखाओ, हमने एग्जाम्पल लेके प्रूफ करके दिखा दिया। इतनी बात समझ में आती है क्या? बोलते समझ में आती है। बुक वाले ने कैसे किया? बुक वाला बोलता है कि आप कोई भी दो सेम एलिमेंट लेते हो तो उनका डिफरेंस जीरो आता है, और जीरो हमेशा एक इंटीजर होता है। जीरो हमेशा क्या होता है? एक इंटीजर। इसका मतलब a, किसके अंदर जाएगा? रिलेशन के अंदर जाएगा। a, किसके अंदर जाएगा? रिलेशन के अंदर जाएगा। और वो बात मैंने आपको दो एग्जांपल लेके बता दी। बुक वाले ने डायरेक्ट बताया कि a, माइनस करते हो तो जीरो आएगा, जीरो एक इंटीजर होता है, इसका मतलब a, किसके अंदर जाएगा? रिलेशन के अंदर। मैंने आपको दो एग्जांपल लेके वो बात। कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 की तरफ। एक मिनट रुको। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 क्या बोलना चाहता है? देखो, पार्ट 2 बोलना चाहता है आपका a, b अगर r के अंदर है, अगर आपका a, b r के अंदर है तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि मेरा b, a भी r के अंदर होगा। अगर आपका a, b r के अंदर है तो प्रूफ करके दिखाओ कि b, a भी r के अंदर होगा। मैंने कहा आप भी प्रूफ कर देता। मैंने मान लिया a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7 मान ली। मान लो एक बार के लिए, कुछ भी ले सकते हो, बस रैशनल नंबर होने चाहिए a और b। a और b क्या होनी चाहिए? रैशनल नंबर। तो 5 भी एक रैशनल नंबर है, 7 भी एक रैशनल नंबर है। मेरा 5,7 r के अंदर है। मेरा 5,7 r के अंदर कब गया होगा? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा। ये कंडीशन क्या बोलती है? 5 माइनस 7 कितना आता है? -2। क्या -2 एक इंटीजर है नहीं है? मैंने कहा -2 एक इंटीजर है, मतलब ये बात क्या है? सही है। अब अगर कैसे भी जुगाड़ लगा के मैं 7,5 को किसके अंदर भेज दूं? आर के अंदर, तो मेरा काम हो जाएगा क्या? मैंने कहा चेक कर लेते हैं। 7,5 आर के अंदर एक शर्त पे जाएगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशन बोलती है 7 माइनस 5 करो। मैंने कहा 7 माइनस 5 करते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। क्या 2 आपका एक इंटीजर है नहीं है? मैंने कहा 2 मेरा एक इंटीजर है, मतलब ये बात भी मेरी क्या है? सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा a, b रिलेशन के अंदर जाता है तो b, a भी मेरा रिलेशन के अंदर जाएगा, क्योंकि a डिफरेंस b भी अगर एक इंटीजर होता है तो b डिफरेंस a भी एक क्या होता है? इंटीजर। वही बात बोलता है कि अगर a डिफरेंस b एक इंटीजर है तो b डिफरेंस b a भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा, और इंटीजर होगा तो b, a मेरा किसके अंदर चला जाएगा? r के अंदर। तो कुल मिला के वो सिमेट्रिक पूछना चाहता था इसके अंदर। रिलेशन के अंदर हमने बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के। तो पहले के अंदर उसने रिफ्लेक्सिव के बारे में पूछा था, दूसरे में उसने किसके बारे में पूछा है? सिमेट्रिक के बारे में। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर या फिर थर्ड पार्ट के अंदर वो ट्रांजिटिव के बारे में पूछना चाहता है। ट्रांजिटिव, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है? पहले तो सब इसको आप घर से ट्रांजिटिव की डेफिनेशन देखेंगे कि कोई रिलेशन कब ट्रांजिटिव रिलेशन बनता है। पहली बात तो आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। ऐसा आपके साथ ही नहीं है। अगर कुछ समय के लिए हम भी अगर रिवाइज नहीं करें तो हम खुद ही भूल जाते हैं। तो रिवाइज तो आपको मैक्सिमम और कंटिन्यू करना होगा, हमेशा रिवाइज करते रहना है। ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना रिवाइज किए चीजों को लंबे समय तक याद रख पाता है, कोई ऐसा नहीं है। हम खुद भी चीजों को बार बार देखते हैं इसलिए हमें चीजें याद रहती हैं, अदरवाइज हम खुद भूल जाएं। तो आप पहला काम तो यही करें कि सबसे पहले ट्रांजिटिव की डेफिनेशन देखें।
ट्रांजिटिव की डेफिनेशन देखने के बाद उसके कुछ एग्जांपल्स करें जो मैंने करवाए हैं, कुछ क्वेश्चंस करें जो मैंने करवाए हैं, उसके बाद इसका पार्ट थर्ड आप खुद से करेंगे। ये आपका होमवर्क है, 2 पार्ट मैंने करवा दिए, इसका थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे। वैसे स्कूल के अंदर मोस्टली आपको मिसलेनियस होमवर्क के लिए ही दी जाती है, हम आपको मिसलेनियस भी करवा रहे हैं। बस मैंने एक छोटा सा काम आपको घर के लिए दिया है जिससे आपका थोड़ा सा अभ्यास बनता रहे, आप चीज़ों को क्या करते रहें, सीखते। फिर भी अगर आपको कमेंट बॉक्स में आ जाता है तो सब बच्चे कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि सर हमसे हो गया, हमने कर लिया। अगर किसी को नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बोलें सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, बता दो, मैं फिर से बता। कंटिन्यू करें मैं आगे, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं आगे चलते हैं, ठीक है भाई। चलो सॉल्यूशन। बुक वाला बोलता है कि एक फंक्शन मेरे पास ऐसा है, बोलता है फंक्शन तो कभी ऐसा लिखते ही नहीं थे। मैंने कहा क्यों नहीं लिखते थे, फंक्शन यही है, बस फंक्शन को इस बार उसने रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया। अभी तक फंक्शन को वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता था, फंक्शन को अभी तक वो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखता हुआ आया था। मैंने आपको बताया था कि रिलेशन को या सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। ये चैप्टर फर्स्ट के अंदर बताया जा चुका है। तो अभी तक जो डेफिनेशन के रूप में फंक्शन को लिखा जाता था वो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म थी, और ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। मैंने कहा ठीक है। वो कहना चाहता है कि आपको एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन भी कैसा बनाना है, लीनियर फंक्शन। एक आपको फंक्शन बनाना है, वो भी कौन सा, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, और जेड से किस पे होना चाहिए, जेड पे। जेड से किस पे होना चाहिए, आपको एक फंक्शन बनाना है वो भी लीनियर फंक्शन। वो भी कौन सा फंक्शन, लीनियर फंक्शन, वो भी किससे किस पे, जेड से जेड पे। तो कुल मिला के बुक वाला मेरे से एफ एक्स की वैल्यू पूछना चाहता है कि एफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स कितना होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इतने डेटा का यूज करते हुए हम एफ एक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मैंने अब भी आपको बताया था कि अगर कोई आपको बोले कि आपको एक लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाओगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी, क्या अभी मैंने एग्जांपल में बताया नहीं बताया आज ही कि लीनियर फंक्शन इसी टाइप का होता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं कैसे भी जुगाड़ लगा के एम की और सी की वैल्यू निकाल दूं, एम की और सी की वैल्यू निकाल के यहां पे रख दूं, तो क्या मेरा एफ एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। मैंने कहा एम और सी कैसे निकालोगे, बोलते इसका यूज करेंगे। बोलते इसके अंदर ये पहली वैल्यू किसकी होती है, एक्स की, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, वाई की। बोलते वाई तो है ही नहीं, मैंने कहा वाई नहीं है तो एफ एक्स को ही तो वाई बोलते हैं, ये बात भी बताई थी, बोलते बताई थी, तो मैंने रख दो। एक्स की जगह कितना रखोगे, 1, और वाई की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, और एक्स की जगह कितना रखोगे, 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 इज इक्वल टू एम प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। कोई जरूरी नहीं है चारों में से हम किसी का भी यूज कर सकते थे, हमारे पास 2 कांस्टेंट है, इसका मतलब हमें कुल मिला के 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। इतनी बात सबको समझ में आती है, समझ में आती है। अगली वैल्यू ये रख ले, ये इसको रख लो, तो x की जगह तो रखोगे 2 और y की वैल्यू आएगी 3, तो 3 इज इक्वल टू m इंटू 2 और प्लस c की जगह, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2m प्लस सी, 2m प्लस सी। इतनी बात सबको समझ में आती है कि देख लो, ये इक्वेशन बन गई 2। आपके पास 2 अननोन वेरिएबल है, एक m और एक c, और आपके पास 2 इक्वेशन है। क्या इनको सॉल्व किया जा सकता है, कि मैंने कहा बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करोगे, 3 की जगह तो 3, 2m की जगह 2m, और c की वैल्यू निकाल लो यहां से c की वैल्यू कितनी आएगी, उधर ट्रांसफर कर दोगे तो 1 माइनस एम, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 1 माइनस एम, c की वैल्यू उठा के वहां रख दें, क्या बोलता है रख दो, तो कितनी आएगी c की वैल्यू 1 माइनस एम, c की वैल्यू 1 माइनस एम। तो 3 इज इक्वल टू 2m में से m जाएंगे तो m बच गया, प्लस 1 बच गया, इधर ट्रांसफर करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,
3 माइनस 2, बोलते m की वैल्यू निकल गई, एक कांस्टेंट निकल गया, मैंने कहा एक कांस्टेंट निकल गया, c भी निकाल लो, c m की वैल्यू 2 यहां पे रख दो, तो m की वैल्यू 2 यहां पे रखोगे तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू c, तो c मेरा कितना आ जाएगा -1, c मेरा कितना आ जाएगा -1। इतनी बात समझ में आती है क्या? दो इक्वेशन आ गई, दो अननोन वेरिएबल हैं, दो अननोन वेरिएबल हो, दो इक्वेशन हो, तो आराम से उनको क्या किया जा सकता है, सोल्व किया। आप बोलोगे सर आपने यही क्यों रखा, ये रख लो भाई, इसको रख के कर लेते, इसको रख, बस दो इक्वेशन बनानी थी इसलिए हमने दो रखे हैं, और वो आप मर्जी से कोई भी दो रख सकते हो। तो m की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई कितनी 1, रख दो भाई fx की जगह, तो fx m की जगह तो रखना है 2x, और c की जगह कितना रखना है, c की वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो ये लो, ये आपका फंक्शन तैयार हो गया, और ये फंक्शन भी कैसा है, लीनियर फंक्शन है, और बुक वाला चाहता था भी क्या, लीनियर फंक्शन बनाओ और किसकी वैल्यू निकालो, fx की। तो देख लो ये एक लीनियर फंक्शन है और हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, fx की। इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आपको ये बात पता नहीं होती कि लीनियर फंक्शन ऐसा दिखाई देता है, तो आप इसको आगे प्रोसीड कर पाते क्या, बिल्कुल नहीं कर पाते। अगर आपको यही पता नहीं होता कि लीनियर फंक्शन ऐसा दिखाई देता है, तो इसको आगे प्रोसीड नहीं किया जा सकता था। हमें पता था कि लीनियर फंक्शन ऐसा दिखाई देता है, इसलिए हमने रोस्टर फॉर्म से दो ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू पुट करी, दो इक्वेशन बनाई, दो अननोन वेरिएबल्स थे, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल दी और पुट कर दिया, और पुट करते ही आंसर आ गया, आंसर आ गए। तो ये हमारा लीनियर फंक्शन है और एफ एक्स। कंटिन्यू करें आगे, चलते हैं भाई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, है ना भाई। चलो बोलते क्या पूछना चाहता है, मैंने कहा भी बता देते हैं। बोले बुक वाले ने आपको एक फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का बुक वाला डोमेन पूछना चाहता है। मैंने कहा मैंने आपको 6 टाइप के फंक्शन पढ़ाए थे। पहला आपको पढ़ाया था आइडेंटिटी फंक्शन, याद करने की कोशिश करो। दूसरा आपको पढ़ाया था कांस्टेंट फंक्शन। तीसरा आपको पढ़ाया था पॉलिनोमियल फंक्शन। फोर्थ नंबर आपको पढ़ाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 5 नंबर आपको पढ़ाया था सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। और 6 नंबर आपको पढ़ाया था मॉड्यूलस फंक्शन। ये आपको फंक्शन के 6 टाइप मैंने आपको बताए थे, इनकी डेफिनेशंस बताई थी, इनके ग्राफ बताए थे, इनके एग्जांपल्स बताए थे और इनके क्वेश्चंस बताए थे। किसी को नहीं आते हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट के अंदर जाके पहले की वीडियोस देखें, फिर यहाँ पे पहुंचे, बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। इसके अंदर मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बताया था। याद करने की कोशिश करो कि पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो मैंने बताया था कि कोई P/Q टाइप का फंक्शन, P/Q बोल लो, या फिर ऐसे नहीं बोलना चाहते तो ऐसे बोल लो fx/gx टाइप का फंक्शन, fx/gx टाइप का फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। बस ध्यान इतना रखना कि gx आपका 0 नहीं होना चाहिए, आपका gx क्या नहीं होना चाहिए, 0। आपका gx 0 नहीं होना चाहिए। और fx/gx टाइप का फंक्शन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। मेरे को ये फंक्शन कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला मेरा fx, नीचे वाला मेरा gx, बस मेरा gx 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या इस फंक्शन को मैं जुगाड़ लगा के ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक बार देखना। x² माइनस 3x प्लस 5 की जगह तो 5, क्या नीचे वाली वैल्यू को मैं अगर इसको मतलब इसको दो पेयर बनाना चाहें तो क्या बनेंगे इसके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x² माइनस 5x प्लस 4, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4। x अगर आप कॉमन लोगे तो x माइनस 4, माइनस 1 अगर आप कॉमन लोगे तो x माइनस 4, फिर से अगर आप x माइनस 4 कॉमन लोगे तो x माइनस 1। क्या उस वाली बात को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे बनाए जा सकते हैं ना, दो पेयर बनाए जा सकते हैं। तो नीचे कितना आ जाएगा, x माइनस 4 और नीचे कितना आ जाएगा, x माइनस 1। तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, या मैंने कहा लिखा जा सकता है। तो इस फंक्शन को भी ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है।
समझ पा, आप ऐसे मत समझना ऊपर वाले को fx बोल दिया, यहाँ पे भी fx है, उसको yx बोल लो, कुछ ही बोल लो, zx बोल लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नाम दे दो, f नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते ठीक है। तो मैंने कहा बुक वाला डोमेन पूछना चाहता है। डोमेन का मतलब हुआ करता है x की वैल्यूज आप क्या क्या रख सकते हो। डोमेन का मतलब होता है कि आप x की वैल्यूज क्या क्या रख सकते हो, वो डोमेन कहलाता है। तो मैंने कहा x की जगह मैं 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, मेरे को दिक्कत क्या है, बोले दिक्कत एक जगह है, मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन बोलता है नीचे वाली वैल्यू मेरी 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं एक तो यहां पे 4 रखता हूं x की जगह, तो नीचे वाली पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0। 4 - 4 कितना, 0। और एक अगर मैं यहां पे 1 रख देता हूं, तो नीचे वाली पूरी वैल्यू कितनी बनेगी, 0। सिर्फ मेरे पास दो ही कंडीशन ऐसी हैं कि नीचे वाली 0 बनेगी, बाकी कभी भी 0 नहीं बनेगी। ये बात मुझे इसको देखने में पता कम आ रही थी, इसलिए मैंने इसके टुकड़े कर दिए, फैक्टर कर दिए। फैक्टर करने पे मुझे आसानी से पता लग गया, बस फैक्टर करने का यही कारण है, इस जुगाड़ का सिर्फ इतना ही कारण था कि हमें फैक्टर करने पे आसानी से पता चल गया। x बराबर 4 और x बराबर 1 रखने पे नीचे वाली वैल्यू 0 होती है, बाकी कहीं भी 0 नहीं होती। तो मैंने कहा बाकी मैं इसमें x की जगह अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूं, कोई भी रियल नंबर मैं रख सकता हूं। x की जगह मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं, बस एक तो मैं 1 नहीं रख सकता और एक मैं क्या नहीं रख सकता, 4। और ये मेरा बन जाएगा डोमेन, ये मेरा क्या बन जाएगा, डोमेन। समझ में आई क्या बात। डोमेन एक सेट हुआ करता है जिसके अंदर x की वैल्यूज जाती हैं, जिनके ऊपर फंक्शन क्या होता है, डिफाइन। तो मैं x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं, बस दो नंबर को छोड़ के, एक 4 को और एक 1 को। 4 को और 1 को क्यों छोड़ा, 4 को और 1 को इसलिए छोड़ा क्योंकि हमारा फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है कि मेरी नीचे वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। नीचे वाली टर्म मेरी दो ही कंडीशन पे 0 होती है, एक 4 पे और 1 पे। इसलिए मैंने रियल नंबर में से 1 और 4 को क्या कर दिया, माइनस, और 1 और 4 को माइनस करते ही ये मेरा क्या निकल के आ गया, डोमेन। और बुक वाला ये डोमेन पूछना चाहता था और डोमेन हमने बता दिया। और ये देख लो आपकी बुक वाले का, बुक वाले ने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने के यही कारण है कि हमें आसानी से पता चल जाए कि कहां कहां 0 हो रहा है। बुक वाले ने बोला कि दो वैल्यू पे 0 होता है, एक 4 पे और एक इस पे 1 पे। तो डोमेन निकालने के लिए आप क्या करो, रियल नंबर में से 1 और 4 को क्या कर दो, माइनस। तो रियल नंबर में से 1 और 4 को क्या कर दिया, माइनस। और मैंने आपको समझा दी। कहानी समझ में आती है, समझ में आती है। बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको बता भी दिया। हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं कि डोमेन की आपको डेफिनेशन ना बताएं और फिर आपको डोमेन के बारे में बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एनसीईआरटी बिल्कुल इस प्रकार से डिजाइन की गई है जिसमें पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको एग्जाम्पल करवाए जाते हैं, फिर इजी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, फिर हार्ड क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन की गई होती है। उसके अंदर आपको पहले डेफिनेशंस बताई जाती है, डेफिनेशन का मीनिंग बताया जाता है, मीनिंग बताने के बाद आपको एग्जांपल्स करवाए जाते हैं, एग्जांपल करवाने के बाद आपको इजी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। मतलब लेवल से लेवल आपका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाता है। एकदम से आपको ऐसा नहीं है कि आपको डोमेन की डेफिनेशन बताई ही नहीं और आपको करवा दिए सीधे क्वेश्चन, ऐसा नहीं। और ठीक हमारा पैटर्न भी यही है, हम आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से ही करवा रहे हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। और रही बात इन 6 फंक्शंस की, तो मैं पहले फंक्शन बता चुका हूं, आप वो वीडियो देखते हुए आए, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। कंटिन्यू करें भाई, आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। चलो सॉल्यूशन। बुक वाला कहना चाहता है कि एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है, इस प्रकार से डिफाइंड है, और इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। कुल मिला के कुछ भी नहीं करना, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन आसान ही रहते हैं। एक्स और बोलता है डिफाइंड कैसे, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो आपकी y की वैल्यू कितनी आती है, 1। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू, x मेरा यहां पे 0 तो y की वैल्यू मेरी यहां पे 1, तो ये तो मेरा हो गया 0,1।
बोलता है x की वैल्यू अगर आप 0 से बड़ी रखते हो तो इसके अकॉर्डिंग आएगी वैल्यू। मान लो x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो 1 + 1 कितनी आएगी 2। तो x की वैल्यू अगर मेरी 1 है तो y की वैल्यू मेरी आएगी 2। तो मेरा पॉइंट आएगा यहाँ पे 1,2, यहाँ पे मेरा पॉइंट आएगा। अगर x की वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो इसके अकॉर्डिंग आएगी 2 + 1 = 3। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूं तो मेरी y की वैल्यू आएगी 3 और पॉइंट आएगा मेरा यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग तो ग्राफ बनेगा ऐसा। ये थोड़ी सीधी लाइन बना लेना आप ना। अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव में लेते हो, <0 लेते हो, मतलब -1 लेते हो, तो वैल्यूज आएंगी इसके अकॉर्डिंग। तो -1 लोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस और 1 -1 और कितनी हो जाएगी प्लस की 2 हो जाएगी। अगर आप x की वैल्यू -1 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू -1 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर आप x की वैल्यू -2 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1 + 2 यानी कि 3। अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, और आप इनको मिलाओगे तो ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा। देख लो बुक वाले का ग्राफ ऐसे बन रहा है क्या? देख लो बुक वाले का ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है क्या? ऐसे बन रहा है। तो ग्राफ ड्रॉ करना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, बस आपको फंक्शन को रीड करना आना चाहिए कि फंक्शन को रीड कैसे करते हैं। फंक्शन को रीड करना मैंने आपको सिखा दिया। अगर आपको x 0 है तो fx की वैल्यू कितनी आती है 1। फंक्शन थोड़ा अलग अलग प्रकार से डिफाइन था, इस प्रकार इसलिए बुक वाले ने ऐसे किया। x = 0 रखते हो तो 1 आता है, x अगर 0 से बड़ा रखते हो तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी, x अगर 0 से छोटा रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। बात खत्म। और हमने ग्राफ क्या कर दिया ड्रॉ। ठीक है भाई, आगे की तरफ चलते हैं। इसकी थ्योरी में भी बुक वाले ने समझा रहा है, वहां से भी रीड कर लेना। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज के अंदर एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 21 और एग्जाम्पल 22, ये इतने मिसलेनियस एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, हमने सारे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स कर लिए। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज के अंदर मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी दी हुई है। चैप्टर 2 के ऊपर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करेंगे। इसके अंदर 10-12 क्वेश्चन है, हम 2 दिन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्या हो चुका है कंप्लीट। क्लास 11th के हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन, हर एक डेफिनेशन, हर एक रिमार्क के साथ। ठीक है भाई, जो बच्चा हमारे साथ पहले से फर्स्ट डे से जुड़ रहा है उसको हम पे भी विश्वास भी होने लगा है। इसी के साथ आज की हमारी यह क्लास यहीं पे फिनिश होती है। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको लग रहा है कि हमारा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने स्कूल फ्रेंड, ट्यूशन फ्रेंड मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें। साथ ही हमारी उन वीडियो उन सभी 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके एनसीईआरटी को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट के लिए भी क्या है हमारी वीडियोस इंपॉर्टेंट। तो कम से कम आप एक स्टूडेंट के पास हमारी वीडियो शेयर करने की कोशिश करें, जिससे हमारा मोटिवेशन क्या रहे, बना रहे। हमारे चैनल के ऊपर फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी करवाई जा रही है, तो आप वो भी देखें। और इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ क्या रहें, बने रहें। ठीक है भैया ना, तो इसके आगे का कल देखते हैं। ठीक है भाई, आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।